बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने कल स्टेप 9 के 3 पार्ट्स किए थे, ए, बी और सी। आज जो है हम लोग उसके रिमेनिंग पार्ट्स यानी डी, ई और एफ इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप 10 टपल्स रह जाएगा। उसको भी इंशाल्लाह हम 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, हमारे पास डी में है रेस्ट फंक्शन, रेस्ट पैरामीटर, ई में हमारे पास एसिंक फंक्शन है और एफ में हमारे पास फंक्शन ओवरलोड्स है। तो अभी हम सबसे पहले रेस्ट पैरामीटर कवर करेंगे, उसके बाद हम फंक्शन ओवरलोड्स को कवर करेंगे क्योंकि ये दोनों इसके कंपैरिजन में थोड़े कम है। ठीक है, यानी शॉर्ट कोड है इसके अंदर, ये थोड़ा डिटेल में है तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये देखिए फंक्शन रेस्ट पैरामीटर का कोड क्या कर लिया है, कॉपी करा हुआ है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। रेस्ट पैरामीटर पे मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है, देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, अच्छा, रेस्ट पैरामीटर होता क्या है, एक पावरफुल फीचर है जो आपको फंक्शन को कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और उन्हें एक सिंगल एरे में हैंडल करता है। ठीक है, अब आप जितने भी, जैसे हम यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन नेम्ड फंक्शन बनाया हमने, कल सीखा था हमने नेम्ड फंक्शन बनाना। सही है, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नेम, और यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, 2 पैरामीटर्स देते हैं। सही है, और उसके बाद ये क्या है, हमारे पास बॉडी है फंक्शन की, उसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। जो भी हमारा टास्क है हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हम रिटर्न करवा रहे हैं, सारी चीज़ें सेम है। अब यहाँ पर क्या है, जो पैरामीटर दिए ये देखिए, पैरामीटर फर्स्ट नेम स्ट्रिंग। सही है, सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया है, इसमें पैरामीटर दिए हैं 2 अदद। जो पहला पैरामीटर है वो है स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर। ठीक है, और दूसरा रेस्ट पैरामीटर है जो एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है। सही है, अब यहाँ पर देखिए कैसे पता चल रहा है हमें रेस्ट पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने 3 डॉट्स लगा दिए, तो इससे हमें पता चल गया रेस्ट पैरामीटर। वरना मैं क्या करती है, अगर ये 3 डॉट्स में हटा दूँ और सिर्फ रेस्ट ऑफ नेम लिख दूँ तो ये तो नॉर्मल पैरामीटर हो जाएगा मेरा, लेकिन इसके आगे मैंने 3 डॉट्स लगाए तो इससे ही क्या बन गया, रेस्ट पैरामीटर बन गया। अब मैं इसके अंदर जितने भी चाहूँ आर्ग्यूमेंट्स दे सकती हूँ, मुझे कोई उसकी लिमिट नहीं है, और वो क्या करेगा, उसको एक सिंगल एरे में हैंडल करेगा। ठीक है, इसकी टाइप भी मैंने बता दी, स्ट्रिंग है कि मैंने कह दिया, क्योंकि आपके पास पैरामीटर में कुछ भी ले सकते हैं ना आप, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने उसकी टाइप डिफाइन कर दी कि इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर मैं स्ट्रिंग लेने वाली हूँ, तो ये स्ट्रिंग का एरे हो गया इसकी टाइप। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बॉडी पे। बॉडी के अंदर मैं रिटर्न करवा रही हूँ, क्या रिटर्न करवा रही हूँ, मैं रिटर्न करवा रही हूँ फर्स्ट नेम प्लस रेस्ट ऑफ नेम। कॉन्केटिनेशन कर रही हूँ मैं, आप लोगों को पता है ये जो ऑपरेटर है प्लस का साइन जो है किसको शो करता है, हमारे पास कॉन्केटिनेशन को शो करता है। तो मैं फर्स्ट नेम और रेस्ट ऑफ नेम को आपस में कॉन्केटिनेट करवा रही हूँ। ठीक है, और ये जो आपको 2 निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये क्या है, ये हमारे पास स्पेस कैरेक्टर है। यानी हम अपना देखें नेम जब भी लिखते हैं, जैसे सैयदा शानजे है तो सैयदा शानजे के बीच में एक स्पेस होता है, तो कॉन्केटिनेशन में स्पेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमने स्पेस कैरेक्टर बीच में दिया है। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ नेम के साथ। रेस्ट ऑफ नेम तो क्योंकि हमारे पास क्या होगा, हमने कहा कि रेस्ट ऑफ नेम में आप जितने चाहें आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। अब पहले वाले फर्स्ट नेम में तो मैं एक ही नेम दे सकती हूँ ना, कोई एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकती हूँ, लेकिन रेस्ट ऑफ नेम में मैंने समझिए 6-7 नाम लिख दिए हैं। ठीक है, और मैं इसको कॉन्कैटिनेट कर रही हूँ फर्स्ट नेम के साथ, तो वो तो मेरे पास एरे में होगा। ठीक है, जो मैं 6-7 नेम लिखूंगी रेस्ट ऑफ नेम में, तो वो मेरे पास एक एरे के अंदर होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ज्वाइन का मेथड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ज्वाइन का मेथड क्या करेगा, रेस्ट ऑफ नेम्स को स्पेस से ज्वाइन करेगा और एक स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, यानी जो वो अलग अलग स्ट्रिंग होंगे ना, उनको क्या करेगा, एक स्ट्रिंग बना देगा। सही है, ज्वाइन का काम ही यही है, एरे पर यूज़ होता है ये। ठीक है, ये किस पे यूज़ होता है, ज्वाइन का मेथड यूज़ ही एरे पे होता है। ये मेथड एरे के सारे एलिमेंट्स को एक स्पेसिफाइड सेपरेटर के साथ ज्वाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सही है, समझ में आई आप लोगों को कि अभी हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, अभी जब हमने फंक्शन कॉल करा है तो उसके अंदर मैं पहले समझा देती हूँ।
जब हमने फंक्शन कॉल करा, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट नेम, पहला पैरामीटर दे दिया हमने, कॉमा लगा के अब ये जो है ना पूरा ये हमारा दूसरा पैरामीटर है। इसके अंदर मैंने 3 नेम लिखे हैं, मैं चाहूँ तो इसके अंदर 6 नेम लिख सकती हूँ, 7, 8, 9 जितने चाहूँ लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं रेस्ट पैरामीटर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसमें कोई मेरे पास लिमिट नहीं है, मैं जितने चाहूँ आर्ग्यूमेंट पास कर सकती हूँ। लेकिन ये पूरा यानी एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद कॉमा के बाद ये जो पूरा होगा ना, मेरे पास सेकंड आर्ग्यूमेंट है रेस्ट ऑफ नेम वाला। वो अलग बात है कि ये मेरे पास रेस्ट पैरामीटर है, तो इसके अंदर मैं बहुत सारे एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पास कर सकती हूँ। तो अब अगर मैं इनको आपस में कॉन्कैटिनेट करूँगी तो कैसे होंगे ये, तो क्योंकि सारे एरे के अंदर जा रहे हैं, तो एरे को मैं इस फर्स्ट नेम से कैसे कॉन्कैटिनेट करूँगी, तो इसलिए मैंने जॉइन का मेथड यूज़ किया है। ये क्या करेगा, इन सबको एक एरे में सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, ये जो पूरा एरे होगा ना अलग अलग नेम का, इसको एक सिंगल स्ट्रिंग में मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा ये अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें पता चलेगा। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कस्टम सेपरेटर स्पेस यूज़ कर रहे हैं, कस्टम सेपरेटर स्पेस। ये अब ये ज्वाइन का मेथड जो है डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, इसके 3 होते हैं हमारे पास। हम यहाँ पर ज्वाइन कस्टम सेपरेटर स्पेस यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके पास आपके जो एरे है उसको वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन क्या करेगा, सब नेम के बीच में स्पेस देगा। अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखी हुई है, इसको क्या हो गया, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो देखी हुई है रेस्ट पैरामीटर वाली, तो ये बिल्कुल हलवा होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने देखिए फंक्शन को कॉल किया, फर्स्ट पैरामीटर पास किया और ये पूरा सेकंड पैरामीटर है। सही है, इसके अंदर इन्होंने 3 नेम दिए, मैं चाहूँ तो 5, 6, 7 जितने भी दे सकती हूँ, क्योंकि रेस्ट पैरामीटर है मेरे पास, कोई लिमिट नहीं है, मैं जितने आर्ग्यूमेंट चाहूँ दे सकती हूँ। और जो इन्होंने फंक्शन कॉल किया है इसको इन्होंने इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। ठीक है, अब मुझे आउटपुट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं कंसोल करूँगी। किसको कंसोल करूँगी, इस वेरिएबल को कंसोल करूँगी, क्योंकि पूरा फंक्शन जो कॉल किया है ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। तो अब इस वेरिएबल को मैं कॉल करूँगी console.log के अंदर, और अब हम चल के इसका आउटपुट देखेंगे। इसका आउटपुट देख लेते हैं, node main.js। ये देखिए कैसे आ रहा आउटपुट आपके पास, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए, अब ये जो भी नेम लिखे हुए हैं अजीब अजीब से, मुझे तो प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा। तो ये पहला नेम आ गया हमारे पास, फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने बाकी नेम कैसे लिखे थे, कॉमा लगा के, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, और ये एक एरे के अंदर जा रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, जॉइन मेथड का यूज़ करके इसको क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग के अंदर, एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर इन तीनों नेम्स को हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, जब ये एक सिंगल स्ट्रिंग बन गया तो हमने क्या कर दिया, इसको एक सिंगल स्ट्रिंग बन गया, यानी पूरा हमारा लास्ट नेम बन गया, इसको हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया फर्स्ट नेम के साथ। ठीक है, तो ये एक छोटा सा काम था यहाँ पर जो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिए। वैसे तो ये पूरा रेस्ट पैरामीटर ही है, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है ना तो आप वो वीडियो लाजमी देखिए रेस्ट पैरामीटर वाली, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बस यहाँ पर इन्होंने फंक्शन के अंदर इसको यूज़ करके दिखाया है, सही है। और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, ज्वाइन का मेथड यूज़ करके दिखाया आपको कि ज्वाइन का मेथड किस तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेम यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन के साथ भी की है, कुछ चेंज नहीं है, सेम वही सारी चीज़ है। एनोनिमस फंक्शन हमने कल बनाना सीखा था कि हम पूरा एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके बाद एक एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं जिसका कोई खुद का नेम नहीं होता। ठीक है, इसको कॉल भी इस वेरिएबल से किया जाता है। तो वही सारी चीज़ें, बस यहाँ पर पैरामीटर की जगह रेस्ट पैरामीटर आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हो गया हमारा कौन सा पार्ट, डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कॉपी करती हूँ यहाँ से और इसको हम कर देते हैं कॉमेंट आउट। सही है, डी पार्ट हो गया हमारा। अब हमारे पास कौन से पार्ट्स रह गए हैं, ई और एफ। सही है, हमारे पास रह गया एफ पार्ट। सही है, अभी हम कौन सा करने वाले हैं यहाँ पर चल के देख लेते हैं।
अच्छा, हमने रेस्ट पैरामीटर डी पार्ट कर लिया। अच्छा, ये जो ई पार्ट है ना असाइन फंक्शन वाला, ये थोड़ा सा डिटेल में है, तो मैं चाह रही हूँ इसको मैं बिल्कुल लास्ट में करवाऊँ आप लोगों को। अभी हम फंक्शन ओवरलोड्स कर लेते हैं, ठीक है। एफ वाला हम अपना कर लेते हैं। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। नेट प्रॉब्लम, नेट बंद हो गया। चले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको छोड़ते हैं भी। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ओवरलोड्स, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं फंक्शन ओवरलोड्स, ठीक है। अब इसको मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको वहाँ नेट क्योंकि बंद हो गया है तो वो रिपोजिटरी ओपन नहीं हो रही फाइल हमारी, तो मैं इसको खुद से एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ। मेन तो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना है ना, तो मैं इसको अपनी एग्जांपल से समझा देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। फंक्शन सम का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने फंक्शन यहाँ क्रिएट करना है और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, पैरामीटर दे दूंगी। फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर पास करते हैं, सही है। इसको नेम देते हैं ए और इसकी टाइप मैं दे देती हूँ एनी, सही है, एनी। उसके बाद बी पैरामीटर, उसकी टाइप भी क्या कर दी मैंने, एनी, सही है। अब यहाँ पर देखिए, एनी गुड प्रैक्टिस नहीं है, हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको अभी हम जब पूरा कर लेंगे तो आपको समझ में आएगी, सही है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कराते हैं इसको रिटर्न, ठीक है। अच्छा सॉरी, रिटर्न करवाने से पहले हम इसकी टाइप रिटर्न करवा देते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं भाई हम क्या टाइप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एनी टाइप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो रिटर्न करवा रही हूँ ना वो भी क्या होगा, एनी टाइप होगा। कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही है। तो अब क्या करते हैं, हम रिटर्न करवा देते हैं। क्या रिटर्न करवाना है, मैं लिख देती हूँ, रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करेंगे और मैं लिख देती हूँ ए प्लस बी, ठीक है। अब मैंने इसको कह दिया भाई ये जो ए और बी है ना, मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को सम करवा रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूँगी मैं, यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा नीचे, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मैं करती हूँ इस फंक्शन को कॉल। मैंने लिखा सम, अब यहाँ एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, आर्ग्यूमेंट दे देते हैं भाई। मैंने कहा इसको सम करवाना है, मैं दे देती हूँ 4 और 6, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया है। इसी तरीके से मैं दोबारा से अपने फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ और इसके अंदर मैं दे देती हूँ क्या, स्ट्रिंग दे देती हूँ, सही है। यहाँ भी मुझे 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे ना। मैंने लिख दिया हेलो, यानी ए क्या हो गया मेरा, हेलो। और अब मैं क्या करती हूँ, बी पैरामीटर दे देती हूँ, अपना नेम लिख देती हूँ सैयदा। अब ये क्या करेगा, देखिए यहाँ भी मुझे उसने कोई एरर नहीं दिया। क्यों कोई एरर नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब मैं इस पर होवर कर रही हूँ क्या टाइप बता रहा है उसकी, कह रहा है भाई आपका जो फंक्शन सम है ना उसकी टाइप एनी है। एनी का मतलब ये है, बेशक आप रिटर्न कराते टाइम सम कर रहे हो, ए प्लस बी कर रहे हो, लेकिन टाइप आपने एनी रखी है, तो आप ए के अंदर लाजमी नहीं है कि नंबर लिखो। आप ए के अंदर स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, बूलियन भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, सही है। इसलिए मैंने क्या किया, ए की वैल्यू जब मैंने हेलो दी तो भी उसने एक्सेप्ट की, बी की वैल्यू मैंने सैयदा दी तो भी उसने एक्सेप्ट कर ली। इसी तरह ए की वैल्यू मैंने 4 दी, उसने एक्सेप्ट की, बी की वैल्यू 6 दी, उसने एक्सेप्ट कर दी। अब ये देखना है परफॉर्म कैसे होगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल करना पड़ेगा आउटपुट के लिए ना। तो मैं इसको, एक मिनट भाई, console.log, ठीक है। और हम क्या करेंगे इसको ऐसे, सही है। इसी तरीके से मैं दोबारा से कंसोल करा देती हूँ इसको, console.log। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। ये देखिए क्या आ गया, पहले का आ गया 10 और दूसरे का क्या है, हेलो सैयदा, ठीक है। उसने क्या किया, पहले वाले को तो उसने सम कर दिया क्योंकि हम रिटर्न ही यही करवा रहे थे कि ए प्लस बी करना है। तो नंबर जब हमने दिए तो उसने नंबर दोनों को आपस में सम कर दिया।
इसी तरीके से जब हमने उसमें स्ट्रिंग दिया ना तो उसने स्ट्रिंग को भी आपस में दोनों को प्लस कर दिया एक साथ, हेलो के साथ सैयदा को प्लस कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ से। अच्छा, अब देखिए हमने एनी का यूज़ करा है इसलिए एरर नहीं दे रहा है हमें। ठीक है, लेकिन आप सबको पता है जैसा मैंने अभी कहा कि एनी जो है वो गुड प्रैक्टिस नहीं है, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फंक्शन ओवरलोड का यूज़ करेंगे। सही है, अब फंक्शन ओवरलोड कहता है कि आप मुझे यूज़ करके इस फंक्शन के सिग्नेचर बना सकते हैं। ठीक है, यानी फंक्शन ओवरलोड कहता है कि भाई आप मुझे यूज़ करें और इस फंक्शन के सिग्नेचर बना दें तो आपकी टाइप मेंटेन हो जाएगी। सही है, तो अब क्या करेंगे, हम सिग्नेचर बनाते हैं। कैसे बनेंगे सिग्नेचर हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जिस नेम से हमने क्या किया, फंक्शन बनाया ना, उसी नेम से हम क्या करेंगे, इसके सिग्नेचर भी क्रिएट करेंगे। अच्छा, हम लिख देते हैं फंक्शन। सही है, सम के नेम से हमारा फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, सिग्नेचर जो क्रिएट कर रहे हैं ये भी हम सम के नेम से ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, दो पैरामीटर देने पड़ेंगे, सेम वही वाले ए। अब मैं इसको बता देती हूँ कि भाई ए टाइप नंबर है और बी टाइप भी क्या है, नंबर है मेरे पास। सही है, ये मैंने क्या कर दिया, एक मिनट, एरर क्यों दे रहा है भाई, एक मिनट, और मैं इसको बता देती हूँ यहाँ पे ये रिटर्न करेगा नंबर। सही है, अब एरर चला गया, सही हो गया। इसी तरीके से मैं इसको पूरा कॉपी करती हूँ क्योंकि मैंने दो काम किए ना, एक मैंने किया। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने ये किया है तो देखिए नंबर वाले पे तो कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन जो ये स्ट्रिंग वाला है ना उस पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, कह रहा आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। यानी अब क्या हो रहा है, अब ये किसके हिसाब से काम कर रहा है, हमारा जो फंक्शन हम कॉल करा रहे हैं किसके हिसाब से काम कर रहा है, इस सिग्नेचर के हिसाब से काम कर रहा है। यहाँ पे जो हमने टाइप दी है इसके हिसाब से काम नहीं कर रहा। जैसे ही हमने इस फंक्शन का सिग्नेचर क्रिएट किया है तो अब जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो किसके हिसाब से चलेगा, इस सिग्नेचर के हिसाब से चलेगा। तो अभी हमने जो सिग्नेचर क्रिएट किया है वो किस पे किया है, नंबर पे क्रिएट किया है। तो जहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल करते टाइम आर्ग्यूमेंट में नंबर पास किए हैं वहाँ वो एरर नहीं दे रहा, लेकिन जहाँ स्ट्रिंग पास किया है वहाँ वो फ़ौरन से एरर दे रहा है कि भाई आपने स्ट्रिंग क्यों लिखा है। सही, अब ये एरर कैसे जाएगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर एक और सिग्नेचर क्रिएट करूँगी स्ट्रिंग का तो आप देखेंगे ये एरर यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग और हम रिटर्न क्या करवाएंगे, ऑब्वियसली स्ट्रिंग। ये देखिए गया एरर मेरे पास से, कहाँ गया एरर, आ ही नहीं रहा एरर तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने सिग्नेचर बना दिए, अब वो इस पे काम नहीं करेगा। हमने उसके जो सिग्नेचर बना दिए वो उसके हिसाब से उसकी टाइप को लेके चलेगा। सही है, उसने क्या कर दिया, इसकी टाइप को मेंटेन कर दिया। अब जहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करते टाइम नंबर दे रही हूँ तो वो उसको नंबर ही मान रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर का सिग्नेचर ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसी तरीके से मैं अगर स्ट्रिंग दे रही हूँ तो भी वो एरर नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का सिग्नेचर भी क्रिएट किया हुआ है। अब मैं इस पर होवर करूँगी ना तो यहाँ पर देखिए पहले क्या कर रहा था, वो एनी दे रहा था टाइप। सही है, अब वो क्या दे रहा है, अब वो हमें कह रहा है फंक्शन सम, ए क्या है, नंबर है, बी क्या है, नंबर है, और रिटर्न भी नंबर कर रहा है और कह रहा है ये क्या है, फंक्शन ओवरलोड है। सही है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर होवर करूँगी तो यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, सेम चीज़ें हमें बता रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, फंक्शन ओवरलोडिंग भी देख ली और सिग्नेचर कैसे बनाते हैं ये भी सीख लिया है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या था बेसिकली कि ये क्या करता है, आपके कोड को मेंटेन करता है, उसकी टाइप को मेंटेन करता है। सही है, तो अब यहाँ पर ये तो खैर वही काम करेगा, दोबारा से भी अगर मैं आउटपुट लूँगी तो ये सेम ही आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी फंक्शन ओवरलोड की, ये मैंने अपने तरीके से समझाई है। अब ये नेट चल गया है तो मैं यहाँ पर भी इसको हम रिफ्रेश करते हैं
और हम सरजिया की रेपो से भी इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ से भी इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिए। एक काम करती हूँ, मैं इसको कॉपी करती हूँ यहाँ से, ठीक है, कॉपी किया और हम अपने VS कोड पे आते हैं। ठीक है, इसको हम, ये तो मेरी एग्जाम्पल हो गई जो मैंने आप लोगों को करवाई है, कमेंट आउट कर दिया। अब जो सरजिया वाली है एग्जाम्पल उसको हम यहाँ पर ले आए और यहाँ से थोड़ा सा इसको भी देख के समझ लेते हैं। देखिए इसमें भी सेम चीज़ हुई हुई है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, ये जो 3 उन्होंने बनाए हुए हैं, ये देखिए ये क्या है, सिग्नेचर्स हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, सही है। और ये क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने फंक्शन बनाया था, इन्होंने भी फंक्शन बनाया हुआ और जैसे मैंने उसको कॉल किया था और कंसोल कराया था, सेम वही चीज़ की हुई है इन्होंने। देखिए इन्होंने भी क्या किया, एक फंक्शन बनाया ऐड के नेम से, मैंने सम के नेम से बनाया था, आर्ग्यूमेंट 1 दिया, एनी टाइप दे दी, आर्ग्यूमेंट 2 दिया, एनी टाइप दे दी, रिटर्न भी इन्होंने कहा हम एनी करा रहे हैं, और इन्होंने इन दोनों को क्या कर दिया, इन्होंने कहा भाई हम रिटर्न क्या करा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 को हम सम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया कि console.log और इन्होंने फंक्शन कॉल किया और 1 और 2 दे दिया आर्ग्यूमेंट में, सही है, एनी टाइप थी चलेगा। इसी तरीके से इन्होंने स्ट्रिंग पास कर दिया आर्ग्यूमेंट में, इसी तरीके से इन्होंने बूलियन पास कर दिया आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ ना इस सिग्नेचर को, तो भी आप देखें कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि एनी टाइप यूज़ की हुई है। आप फंक्शन को बार बार कॉल करते टाइम उसके आर्ग्यूमेंट में किसी भी टाइप का डेटा लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि आपने यहाँ पर एनी टाइप जो है सिलेक्ट की हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं इसको होवर करूँगी ना तो यहाँ पर वो एनी ही दे रहा है, वो आपको ये नहीं बता रहा कि आपने इसके अंदर जो डेटा लिखा है तो इसकी टाइप क्या बन गई है। अब मैंने इसके अंदर नंबर लिखा है, इसको मुझे बताना चाहिए ना, मेरे कोड को मेंटेन करना चाहिए, मेरी टाइप इसको मेंशन करनी चाहिए कि भाई इस फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास हुआ है वो नंबर है, लेकिन ये एनी ही दे रहा है। अब हमें पता ही नहीं है कि क्या डेटा अंदर दिया है, इसमें भी एनी दे रहा है, इसमें भी एनी दे रहा है। लेकिन यही काम अगर हम इसको अनकॉमेंट कर देते हैं, जो हमने सिग्नेचर्स क्रिएट किए हैं, तो ये अब क्या कर रहा है, आपके कोड को इसने मेंटेन कर दिया, उसकी टाइप को इसने पकड़ लिया कि भाई जैसे ही हमने इसके अंदर नंबर लिखे ना, उसने बता दिया कि भाई ये जो आपने फंक्शन कॉल किया ना, इसके अंदर आपने नंबर लिया है आर्ग्यूमेंट में जो पास किया। इसी तरीका इस पे होवर करूंगी तो ये बता देगा स्ट्रिंग पे काम किया आपने, इस पे होवर करूंगी तो ये बता देगा बूलियन पे काम किया आपने। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये जो हमने यहाँ सिग्नेचर बनाए हैं इसकी वजह से हो रहा है, सही है। और यहाँ से अगर मैं एक भी कोई चीज़ हटा देती हूँ, ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने बूलियन हटा दिया, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, एरर दे दिया। क्यों एरर दे दिया उसने, इसलिए एरर दे दिया कि मैंने ऊपर 2 सिग्नेचर बनाए हुए, ठीक है। और मैंने कहा था जब हम सिग्नेचर बना देंगे ना तो वो सिग्नेचर के हिसाब से ही काम करेगा, इसको कंसीडर नहीं करेगा। अब वो इसके हिसाब से ही काम कर रहा है। अब वो कह रहा है भाई इस फंक्शन में आपको 2 ही टाइप्स अलाउड हैं, या तो स्ट्रिंग या नंबर, क्योंकि हमने सिग्नेचर बना दिया। वो कह रहा और किसी चीज़ का सिग्नेचर है ही नहीं तो आप बूलियन पास कर ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही मैं बूलियन वाला सिग्नेचर अनकॉमेंट करूँगी ना तो एरर चला जाएगा। वो बोलेगा भाई आपको अलाउड है बूलियन यूज़ करना, क्योंकि आपने बूलियन का भी सिग्नेचर क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई इसकी एग्जाम्पल फंक्शन ओवरलोड की, ठीक है। सर वाली भी मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बता दी। तो इसको हम वापस से कमेंट आउट कर देते हैं, सही है। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि थोड़ा सा डिटेल में है, ई में, सही है। मैं इसको अच्छा खासा नीचे ले जाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सही है। अब ई के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं मैं दिखा देती हूँ आपको, सही है। इससे हम बैक करते हैं और ये रहा सिंक। अच्छा अब देखिए इसके अंदर हमारे पास ना 2 फाइल्स है, एक है कॉलबैक्स और एक है प्रोमिसेस, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने पढ़ना है कॉल बैक फंक्शन के बारे में और प्रोमिसेस क्या होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो येसिंग फंक्शन के अंदर ये दो चीज़ें हमें इन्होंने दी हुई हैं। कॉल बैक के अंदर सिंपल हमें कॉल बैक फंक्शन को समझना है, कॉल बैक फंक्शन कैसे होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, ये देखना है। और प्रोमिसेस के अंदर हमने प्रॉमिस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, अवेट असिंग को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये देखना है। तो ये मैं आप लोगों को, क्योंकि इसके अंदर मैं ओपन करके दिखा देती हूँ, अगर इन एग्जाम्पल से हम समझेंगे ना तो ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना। तो मैं इजी एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को यही सेम चीज़ समझाने वाली हूँ, लेकिन इजी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से मैं बंद कर देती हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया। यहाँ से हम इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। पहले हम कॉल बैक फंक्शन पढ़ेंगे, सही है। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे, सही है। कमेंट ऐड कर दिया। अब भाई इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं शॉर्ट में, ताकि पता तो हो आप लोगों को कॉल बैक फंक्शन होता क्या है। जब भी किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में कोई फंक्शन पास किया जाता है तो वो कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कॉल बैक की, ठीक है। कि जब भी आप किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में कोई फंक्शन आप पास करा रहे हैं ना, तो वो कॉल बैक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम, सही है। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन हेलो, सही है। ठीक है। अब क्या करना होगा भाई, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया, सही है। इसके अंदर मैं इसकी एक वो दे देती हूँ, पैरामीटर दे देती हूँ। मैंने कहा कॉल बैक, जिसकी टाइप में क्या रख रही हूँ भाई, एनी, सही हो गया। यहाँ तक मैंने ये काम कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक मिनट, ओके, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगी, इसको कॉल कर देती हूँ। मैंने कहा हेलो, सही है। और ये फंक्शन का नेम क्या है मेरे पास, हेलो। और यहाँ पर इसको मैंने, अच्छा ये अभी हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि मैंने अभी वो वाला फंक्शन नहीं बनाया ना, तभी ये एरर दे रहा है, सही है। अब ठीक है, मैंने ये सिंपल समझ लीजिए सिंटेक्स लिखा है अपने फंक्शन का। एक फंक्शन का मैंने सिंटेक्स लिख दिया कि मैं हेलो के नेम से एक फंक्शन बना रही हूँ। कोई मैंने उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, मैंने जस्ट फंक्शन क्रिएट किया है सिंपल सा, और उसको मैंने कॉल करा दिया खाली हेलो लिख के। इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या करना है, अब मैं बनाती हूँ यहाँ पर एक और फंक्शन, तो ये इधर ही बना लेते हैं। मैंने कहा लेट, कोई भी नेम दे दें आप, मैं लिख रही हूँ एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन, इसको मैं ये नेम दे दिया मैंने। अब उसके बाद क्या करते हैं, आप कोई एरो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन कुछ भी यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सही है। एरो फंक्शन बना रहे हैं हम, यहाँ पर मैंने, ओहो, एरो फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, सही है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ तक सही हो गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन है, इस वाले अपने फंक्शन को मुझे इसके अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर पास करना है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास करूँगी, ठीक है, कॉल बैक, जिसको मैं टाइप क्या दे रही हूँ, एनी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये कर दिया। और अब क्या करने वाली हूँ मैं, अब मैं सिंपल सी एक चीज़ करूँगी कि अब ये मुझसे आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, कह रहा है एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 0, सही है। तो अब मुझे आर्ग्यूमेंट में ये वाला फंक्शन पास कराना है, तो मैं इसको कॉपी करूँगी यहाँ से, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए एरर चला गया। अब दोबारा से समझते हैं। मैंने सबसे पहले एक फंक्शन का सिंटेक्स बनाया, नेम फंक्शन बनाया मैंने उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दिया था, सही है। उसके बाद मैंने सिंपल इस फंक्शन को एम्प्टी कॉल करवा दिया, यानी कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। जब पैरामीटर नहीं था तो आर्ग्यूमेंट कहाँ से देंगे, सही। उसके बाद मैंने तीसरा काम क्या किया, मैंने एक और फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन, सही है। अब मैं चाह रही थी कि जो मेरा पहला वाला फंक्शन है ना, इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट मैं दूं वो मैं इस एरो फंक्शन को दूं, सही है। मैं इस एरो फंक्शन को इसके अंदर देना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ेगा। पैरामीटर मैंने दे दिया भाई कॉल बैक के नेम से, और उसकी टाइप मैंने एनी रख दी, सही है। और फिर मैंने क्या किया, इसने मुझसे जैसे ही आर्ग्यूमेंट मांगा, मैंने ये एरो फंक्शन उठा के इसके अंदर
रख दिया, आर्ग्यूमेंट में दे दिया। सही हो गया। अब यहाँ तक तो हमने क्या कर लिया, अपना ये काम ख़त्म कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉल बैक करेंगे फंक्शन को। कैसे करेंगे कॉल बैक, ये चीज़ देख लेते हैं। ये जो है ना हमारी बॉडी इस हेलो फंक्शन की, इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, कॉल बैक करेंगे। मैं लिखती हूँ कॉल बैक, ये जो हमारा वो है पैरामीटर है, कॉल बैक लिखा मैंने, सही है। और ये मैं क्या कर रही हूँ, इसको कॉल बैक कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कॉल बैक कर दिया इस फंक्शन को। अब हमें क्या करना है, कॉल बैक तो हम करवा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रिंट भी तो होना चाहिए ना, कोई हमारे पास डेटा भी तो आना चाहिए कि कुछ हम प्रिंट करवा रहे हैं। कंसोल तो हम कहीं करा ही नहीं रहे, तो अब कंसोल किसके अंदर हम कराएंगे, जिसको हमने आर्ग्यूमेंट में दिया। आर्ग्यूमेंट में हमने क्या दिया, एरो फंक्शन दिया है, तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो प्रिंट होगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस एरो फंक्शन के अंदर कंसोल करवाएंगे। सही है, यहाँ पर आए हम सिंपल, और यहाँ पर मैं करवा देती हूँ लॉग। अब क्या कंसोल करवाना है, मैं एक कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मैं लिख देती हूँ हेलो कॉल बैक फंक्शन। सही है, तो अब ये क्या कर दिया मैंने, इसके अंदर एक कंसोल करा दिया। ठीक है, यहाँ तक मैंने ये चीज़ कर दी। अब इसको सिंपल हम क्या करते हैं, टर्मिनल पे चेक करते हैं। इसको मैं क्लियर करती हूँ यहाँ से। अब देखते हैं क्या आता है। ये देखिए क्या आ रहा है, हेलो कॉल बैक फंक्शन, यानी जो मैंने इस एरो फंक्शन के अंदर कंसोल करवाया वो मेरे पास क्या हो गया, प्रिंट होकर आ गया, हेलो कॉल बैक फंक्शन। कैसे काम कर रहा था ये, दोबारा से इसको एक बार समझ लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया, नेम फंक्शन। सही है, उसके अंदर हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा, सिंपल हमने एक नेम फंक्शन बनाया, एक तरह से उसका सिंटेक्स बनाया। हमने फंक्शन का कीवर्ड नेम दिया, पैरेंथेसिस लगाए और कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए बॉडी के लिए, और फिर हमने उस फंक्शन को कॉल करवा दिया, लेकिन उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। जब तक हम यहाँ पर पैरामीटर नहीं देंगे तो आर्ग्यूमेंट क्या पास करेंगे। सही है, अब मैं चाह रही थी कि मैं एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊँ। कॉल बैक फंक्शन अभी मैंने बताया, एक फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में फंक्शन देना कॉल बैक फंक्शन होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक और फंक्शन बनाना था। तो मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बना लिया एरो फंक्शन के नेम से। सही है, तो अब मैंने क्या किया, उस एरो फंक्शन को मैंने इसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। यहाँ पर मैंने पैरामीटर भी दे दिया, इसके अंदर मैंने उसको कॉल बैक भी करवा दिया। सही है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर कंसोल करवा दिया कि भाई इसके अंदर मैं ये प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपने टर्मिनल में देख लिया कि क्या आउटपुट दे रहा है वो। सही हो गया, ये तो हमने एक बेसिक सी चीज़ समझी, बिल्कुल स्टार्ट लिया है इसका। अब इसको थोड़ा सा हम एडवांस करके देखते हैं। अच्छा, अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको एडवांस करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया है, तो यहाँ पर मैं एक नेम का पैरामीटर देती हूँ। ठीक है, जिसकी टाइप मैं स्ट्रिंग बना देती हूँ। सही है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर वेरिएबल यूज़ करती हूँ। यहाँ तो हमने पहले सिर्फ स्ट्रिंग लिखा था, अब इसको बैक टिक्स के साथ हम करते हैं हेलो, और मैं अपना ये वेरिएबल दे देती हूँ यहाँ पे नेम। यानी अब इस नेम के अंदर मैं कॉल करते टाइम कोई भी नेम लिखूँगी तो वो यहाँ पर हेलो के साथ प्रिंट होगा। सही है, तो अब ये जो एरो फंक्शन है इसको मैं कॉल कहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, ये जो एरो फंक्शन है ये एक तरीके से कॉल कहाँ पे हो रहा है, ये जहाँ पे कॉल हो रहा होगा वहीं पे मुझे ये देना पड़ेगा नेम। तो ये एरो फंक्शन हमारा कॉल कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ये जो हमने कॉल बैक लिखा है, यहाँ हम क्या करा रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल बैक करा रहे हैं। सही है, क्या हुआ, इस एरो फंक्शन को हमने यहाँ आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया हेलो के फंक्शन में, और इस फंक्शन को एक तरह से हम कॉल कहाँ पे करवा रहे हैं, इस हेलो फंक्शन के अंदर। यहाँ पे हमारा एरो फंक्शन कॉल हो रहा है, ये समझ लें बस। ठीक है, तो अब इसका जो भी एक तरीके से हमें आर्ग्यूमेंट देना है ना, वो कहाँ देना है, इधर देना है हमें। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँगी नेम। नेम ही चाहिए ना हमें, तो यहाँ पर मैं नेम लिख दूँगी। मैंने लिख दिया सैयदा। ठीक है, अब मैं इसको देखिएगा कंसोल करूँगी तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, हेलो सैयदा आना चाहिए। ये देखिए आ गया हेलो सैयदा। पहले क्या आ रहा था मेरे पास, वो शायद वीडियो मेरे पास ना रिकॉर्ड नहीं हुई। पहले मैंने एक मिनट, हाँ,
पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने ये किया था, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ तक ये काम कर दिया था और यहाँ पर मैंने कॉल बैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी थी, नाम नहीं लिखा था। तो वो क्या कर रहा था, मेरे पास कर रहा था हेलो और अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा था, क्योंकि मैंने कोई नेम दिया ही नहीं था। तो वो इस तरीके से आउटपुट दे रहा था मुझे, हेलो अनडिफाइंड, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ कॉल बैक जहाँ मैं करा रही थी अपने फंक्शन को, उस फंक्शन में मैंने नेम दे दिया तो उसने मुझे हेलो सैयदा प्रिंट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद और एडवांस करते हैं। कैसे करते हैं भाई, हमारे पास जो फंक्शन हेलो है इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक आर्ग्यूमेंट दिया है कॉल बैक के नेम से, सही है। यहाँ पे मैं एक दूसरा आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ न्यू नेम के नेम से, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, न्यू नेम के नाम से, और जिसकी टाइप में क्या रखूँगी, यहाँ पर स्ट्रिंग रखूँगी, सही है। इसकी टाइप हो जाएगी स्ट्रिंग, क्योंकि हम नेम ले रहे हैं, सही हो गया। तो यहाँ पर मैंने कर दिया इसको, यहाँ तक मैंने मतलब ये काम कर दिया, मैंने कहा भाई मैं ये स्ट्रिंग ले रही हूँ, सही है। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पर मुझे करना ये है कि जो मेरा कॉल बैक है ना, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इस न्यू नेम को कॉल कर दूँगी। मैंने यहाँ न्यू नेम ले लिया, ये जो मेरा पैरामीटर है ना, ये इसको मैंने इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर दे दिया न्यू नेम, ठीक है। यानी मैंने क्या कर दिया कि मुझे अब ये आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, सही है। अब देखिए मेरे पास एरर आ गया, क्यों एरर आ रहा है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। कह रहा है एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 1, सही है। कह रहा है 2 आर्ग्यूमेंट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है, आप 1 दे रहे हो, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर दे दिए, एक कॉल बैक का, यानी हमने कॉल बैक फंक्शन करना है, तो वो तो मैंने दे दिया था, मैंने एरो फंक्शन को इसके अंदर दे दिया। लेकिन अब ये कह रहा है भाई यहाँ पर आप दूसरा आर्ग्यूमेंट जो आपने न्यू नेम के नाम से बनाया है उसको तो यहाँ पे दो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कॉमा लगा के सेम काम जो मैं ऊपर कॉल बैक में कर रही थी वो यहाँ कर दूँगी। मैं यहाँ पे सैयदा लिख देती हूँ, एरर चला गया। अभी भी सेम एज इट इज़ हेलो सैयदा वाला आउटपुट आना चाहिए मेरे पास। देख लेते हैं नोड मेन डॉट JS, ये देखिए क्या आउटपुट आया, हेलो सैयदा। और देखिए पहले क्या आया था, पहले भी यही आ रहा था। तो ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें थी कि किस तरीके से हम कॉल बैक फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। कॉल बैक का आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि कॉल बैक फंक्शन होता क्या है, किसी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में किसी और फंक्शन को पास करना ही कॉल बैक फंक्शन होता है, ठीक है। इसकी हमने छोटी छोटी सी एग्जाम्पल्स भी करके देख ली यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम प्रॉमिस पे, ठीक है। हमारे पास क्या था, प्रॉमिसेस, मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ प्रॉमिस। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, इसका सिंटेक्स भी देख लेते हैं हम। प्रॉमिस जो है ना, 2 ही चीज़ें होती हैं इसमें, या तो वो क्या हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है प्रॉमिस, या क्या होता है, प्रॉमिस पूरा नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है। तो 2 ही चीज़ें, 2 ही कंडीशंस हैं इसके अंदर, उसी पे हम काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाती हूँ लेट, और इसको मैं नेम देती हूँ स्पेस नहीं देंगे, प्रॉमिस, ठीक है। सर वाली एग्जाम्पल नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसमें सारी मैं अपनी एग्जाम्पल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो आप लोगों के लिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी ही एग्जाम्पल मैंने क्रिएट की है, उसी से मैं आपको समझा रही हूँ। मेन पर्पस कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, चाहे वो उस कोड से हो चाहे वो इस कोड से हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कीवर्ड लेंगे न्यू का, उसके बाद एक प्री डिफाइंड मेथड है, क्या, कौन सा, प्रॉमिस, वो ले लेंगे यहाँ पे, सही है। मैंने लिख दिया न्यू प्रॉमिस, उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया न्यू प्रॉमिस, ठीक है। सही है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे। कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे, कॉल बैक फंक्शन कैसे बनता है भाई, ये हमारे पास आ गया कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने, कॉल बैक फंक्शन बना दिया, इसके अंदर हमारा एरर चला गया, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स था। अब ये जो हमारा प्रॉमिस था ना, ये क्या करता है, 2 पैरामीटर लेता है, या तो रिजॉल्व होता है या क्या होता है, रिजेक्ट होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो या तो ये रिजेक्ट होगा या ये रिजॉल्व हो जाएगा।
अब जैसे ये प्रॉमिस चलेगा, मैं चाहती हूँ एक मैसेज आ जाए वेटिंग या पेंडिंग का, ठीक है। यानी जैसे ही मैंने ये चलाया है ना, तो मेरे पास पहले एक मैसेज आ जाए कि आप इंतज़ार करें। आपकी जो जैसे आपने देखा, हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आ रहा होता है कि पेंडिंग में है ये चीज़, या थोड़ा टाइम ले रही है, थोड़ा सा वेट कर लें, इस टाइप का मेरे पास क्या हो जाए, एक अदद मैसेज आ जाए। सही है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने आपको बताया ये जो प्रॉमिस है ये क्या करता है, 2 पैरामीटर लेता है। क्या लेता है 2 पैरामीटर, एक रिजॉल्व एक रिजेक्ट, क्योंकि इसके 2 ही काम है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 पैरामीटर दे देंगे। पहला दे देंगे हम रिजॉल्व, दूसरा हम दे देंगे रिजेक्ट, ठीक है। आप यहाँ कोई भी नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लिख दें माई रिजॉल्व या कुछ भी, इस तरीके से नेम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, इसके अंदर पैरामीटर दे दिया है, ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा, मैं चाहती हूँ एक मैसेज आ जाए, तो मैसेज के लिए मैं क्या करूँगी, जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर मुझे वो मैसेज लिखना है। तो मैं क्या करूँगी, लॉक करवाऊँगी इसको, और इसके अंदर मैं लिख दूँगी कि प्रॉमिस पेंडिंग। सही है। यानी ये जैसे ही चलेगा ना, हम आगे पूरा भी काम करेंगे, लेकिन ये जैसे ही हम इसको टर्मिनल पे रन करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास ये मैसेज आ जाएगा प्रॉमिस पेंडिंग, यानी अभी प्रोसेस में है ये चीज़, तो हमें यानी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। सही है। अब यहाँ तक हमने क्या कर दिया, ये काम कर दिया। अब प्रॉमिस यूज़ होता है डेटा को फैच करने के लिए, ठीक है, और इस प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो यहाँ हम टाइम बता देते हैं कि कितना वक्त लगेगा, ठीक है। अब वो तो कोई भी प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग रहा होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मैन्युअली अपने पास टाइम सेट कर देते हैं कि भाई हम जब ये मतलब जो भी हम पूरा बना रहे हैं कोड, ये जब रन हो तो पहले तो मेरे पास प्रोसेस पेंडिंग का मैसेज आ जाए, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक मैन्युअली टाइम सेट कर देती हूँ कि इस मैसेज के इतने टाइम बाद हमारा कोड मज़ीद आगे एग्जीक्यूट हो, उसको मतलब टर्मिनल पे वो रन करे, ठीक है। तो वो टाइम मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, सेट टाइम आउट का यूज़ करूँगी। यहाँ पर देखिए सेट टाइम आउट, ये रहा, ये फंक्शन आ गया हमारे पास सेट टाइम आउट का, इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैंने ये ले लिया यहाँ पर सेट टाइम आउट। सही है। यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। अब सेट टाइम आउट 2 पैरामीटर लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन और दूसरा टाइम। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दे देती हूँ। सही है। तो कॉल बैक फंक्शन कैसे बनता है भाई, हमारे पास एरो फंक्शन बनाया हमने और कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये मैंने कर दिया, एक पैरामीटर दे दिया मैंने कॉल बैक फंक्शन, दूसरा ये लेता है अपने अंदर टाइम। अब टाइम मैंने सेट करना है कि मैं कितना देना चाहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मिली सेकेंड्स पे काम होगा, तो 1000 मिली सेकेंड्स आपके बनते हैं 1 सेकेंड, 2000 मिली सेकेंड्स आपके बनेंगे 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर मैं 1000 मिली सेकेंड्स ले लेती हूँ, ठीक है। 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब ये है कि ये 1 सेकेंड बाद चलेगा। सही हो गया। यानी पहले ये मैसेज आएगा प्रॉमिस पेंडिंग, उसके बाद 1 सेकेंड का टाइम लेगा और फिर आगे की चीज़ को रन करेगा, अपने पास आउटपुट दिखाएगा उसका। मैं चाहूँ तो यहाँ 2 सेकेंड भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने 1 सेकेंड रखा है अभी, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने ये कर दिया, मतलब अब ये फंक्शन 1 सेकेंड बाद रन होगा। सही है। अब इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आती हूँ सबसे पहले इसके अंदर। सही है। इसके अंदर आके जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है, इसके अंदर मैं लिखूँगी एक लॉक करवाऊँगी पहले। सही है। लॉक करवाऊँगी और इसके अंदर मैं लिख दूँगी एक मैसेज। क्या मैसेज लिखूँगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, रिजॉल्व, ठीक है। मैंने लिख दिया प्रॉमिस रिजॉल्व, ठीक है। इसके बाद रिजॉल्व पैरामीटर को कॉल करेंगे। सही है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, रिजॉल्व पैरामीटर को कॉल करूँगी। मैं लिखूँगी रिजॉल्व, हमने किस नेम से बनाया था, रिजॉल्व, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रिजॉल्व। ये मैं क्या कर रही हूँ, अपने रिजॉल्व पैरामीटर को कॉल कर रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस पैरामीटर के अंदर कोई अपना डेटा देना है। कौन सा डेटा, जो मेरे पास टर्मिनल पे प्रिंट होगा। कोई डेटा भी तो चाहिए ना मुझे। पहले मेरे पास ये पेंडिंग वाला मैसेज आएगा, फिर मेरे पास 1 सेकेंड का टाइम लेगा, उस 1 सेकेंड के टाइम के बाद यहाँ पर देखिए, नहीं पहले मेरे पास क्या होगा, ये होगा और फिर 1 सेकेंड का टाइम लेगा, और इस 1 सेकेंड के टाइम के बाद मेरे पास ये प्रॉमिस रिजॉल्व का मैसेज आएगा और साथ
कोई डेटा होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी ना जो मैं टर्मिनल पे आउटपुट लेकर आना चाह रही हूँ अपना, तो वो डेटा भी तो मुझे देना है। तो इस रिजॉल्व के अंदर मैं अपना वो डेटा क्रिएट करूँगी, क्योंकि जब मेरा काम यानी मेरा प्रॉमिस पूरा होगा तभी तो मेरा डेटा सामने आएगा ना। अगर वो रिजेक्ट हो जाएगा तो मेरा डेटा चलेगा ही नहीं। तो इसलिए इस रिजॉल्व के पैरामीटर को कॉल करके इसके अंदर हमने डेटा क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक एरे बना देती हूँ। ऐसे ही हमें कुछ भी डेटा चाहिए तो यहाँ पर आप एक एरे बना दें। सॉरी, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। और ओके, सही है। मैंने एक ये छोटा सा डेटा बना दिया अपना, 3 नेम का एक एरे बना दिया मैंने, सही है। यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। अब देखिए यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। अब क्या करना है, हमने ये सारा काम तो हमारा हो गया। हमने यहाँ क्या कर दिया, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, एक चीज़ माइंड में रखें, ये जो डेटा है ना आपका, ये कुछ भी हो सकता है। एरे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सिर्फ स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पर बूलियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको सिंपल टर्मिनल पे जाके इसको पहले क्लियर करते हैं। अब मैं कंसोल करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, प्रॉमिस पेंडिंग, 1 सेकंड का टाइम लिया इसने, फ़ौरन ही मेरे पास कोई आउटपुट ही दिया। मैं दोबारा चला के दिखाती हूँ। एक चीज़ होती है ना हमारे पास, फ़ौरन से चल जाती, फ़ौरन से आउटपुट आ जाता है। ये देखिए टाइम ले रहा है, 1 सेकंड बाद उसने मुझे दिया प्रॉमिस रिजॉल्व। प्रॉमिस रिजॉल्व तो हो गया, लेकिन कोई आउटपुट नहीं दिया इसने। मैंने जो एरे बनाया था वो इसने शो नहीं करा। वो क्यों शो नहीं करा कि यहाँ पर, एक मिनट, इसको मैं बंद करती हूँ। ओके, अब ये जो मेरा डेटा है ना, इसने ये शो नहीं करा। बाकी सारी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही हैं इसमें, सिर्फ इसने मेरा ये वाला डेटा नहीं शो करा है। इसने ये वाला मैसेज भी दिखा दिया हमें, जो हमने टाइम सेट किया था 1 सेकंड का, वो भी प्रॉपर चला। 1 सेकंड बाद उसने ये मैसेज दिखा दिया, लेकिन ये वाला काम हमारा नहीं उसने दिखाया। तो अब देखिए, हम जब भी प्रॉमिस बनाते हैं वो हमें 2 फंक्शन प्रोवाइड करता है, एक डॉट देन और एक डॉट कैच, ठीक है। प्रॉमिस कहता है जब रिजॉल्व वाला पैरामीटर कॉल होगा, मतलब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा जब, तो आप जो भी डेटा प्रोवाइड करेंगे वो डॉट देन में आ जाएगा, सही है। वो किस में आ जाएगा, डॉट देन में आ जाएगा। तो देन कॉल बैक फंक्शन लेता है और उसमें एक पैरामीटर लेता है और वो रिजॉल्व वाला होगा। तो यानी हमें डॉट देन का जो है क्या करना पड़ेगा, इसने क्या बोला है, क्या करता है, 2 फंक्शन हमें देता है, प्रोवाइड करता है। तो हमें इस वाले डेटा को टर्मिनल पे प्रिंट करवाने के लिए डॉट देन की ज़रूरत है, सही है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे, हमने लिखा माई प्रॉमिस, सही है। इसको हम कॉल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया माई प्रॉमिस। अब यहाँ पे मैं डॉट देन का यूज़ करूँगी। अब देखिए मैंने खाली डॉट लगाया है तो इसने मुझे दोनों दे दिए, कैच और देन दोनों आ रहे हैं। तो देन हमारा कब यूज़ होगा, जब हम रिजॉल्व के फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो ये देन चलेगा, सही है। मैंने अभी क्या बताया कि जब हमारा प्रॉमिस पूरा होगा तभी तो हमारे पास आउटपुट आएगा ना, तभी तो हमारा डेटा चलेगा। तो ये रिजॉल्व के अंदर होगा, और रिजॉल्व किसके अंदर आता है, देन के अंदर आता है, सही है। लेकिन देन के अंदर, सही है। लेकिन अगर हमारा प्रॉमिस पूरा ही नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर हमारा ये डेटा नहीं आएगा। और उस पॉइंट पे हमारे पास कौन सा वाला चलेगा, डॉट कैच चलेगा, जब हमारे पास एरर होगा, सही है। तो अभी हमने यहाँ डॉट देन लिखा, सही है, डॉट देन लिखा। उसके बाद मैंने आपको कहा ये क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है, और उसमें एक पैरामीटर लेता है। तो यहाँ पर हम जल्दी से एक कॉल बैक फंक्शन बना देते हैं इसके अंदर, इस तरीके से, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन बना दिया हमने। अब क्या करेगा ये, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर, सॉरी, ओ सही तो था भाई। अच्छा, मैं बिल्कुल भी जो है ना दिमाग काम नहीं कर रहा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा, उसके बाद ये हो गया, सही है, और ये आ गया, सही है।
अब यहाँ पर ये क्या करेगा, हमारे पास क्या लेगा, पैरामीटर लेगा। मैं इसको पैरामीटर नेम दे दिया मैंने, रिस्पॉन्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको लॉक करवा देंगे। मैं लॉक करवाती हूँ क्या, यही रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या होगा, पैरामीटर इसने ले लिया अपने अंदर। अब इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं क्या करूँगी, इसको आउटपुट लूँगी, इसका टर्मिनल पे चलाऊँगी, इसने क्या कर दिया अपने अंदर, देन ने किसको स्टोर कर लिया, रिस्पॉन्स को स्टोर कर लिया। कौन सा रिस्पॉन्स, इस वाले रिस्पॉन्स को। तो अब मैं टर्मिनल पे जाती हूँ, अब आउटपुट देखिएगा, मैसेज आया 1 सेकेंड बाद, ये देखिए चल गया हमारे पास। पहले तो ये आउटपुट नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि हमने डॉट देन का यूज़ ही नहीं करा था। हमें क्या करना है, डॉट देन का यूज़ करना है। जब भी हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो उसमें जो भी हमारा डेटा होगा वो कैसे हमारे पास शो होगा, डॉट देन की हेल्प से शो होगा। तो हमें डॉट देन का यूज़ करना पड़ेगा, हमें अपने इस वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा और उसके अंदर डॉट देन का फंक्शन यूज़ करके एक हमें कॉल बैक फंक्शन बनाना है और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर देना है और उसे कंसोल करवाना है। तो ये हमारे इस डेटा को अपने पास अपने अंदर ले लेगा और हमें आउटपुट दे देगा। सही हो गया। अब यहाँ तक तो हमने क्या कर लिया, ये समझ लिया। अब जब प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, डॉट कैच वाला फंक्शन चलेगा। सही है। अब डॉट कैच वाला फंक्शन हमारे पास कैसे चलेगा, वो भी सेम यही इसी तरीके से होगा। अभी मैं उसको आपको बताती हूँ कैसे हमने उसको करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये है ना प्रॉमिस रिजॉल्व, और ये इन दो को हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमें क्या हो, पता चल सके कि ये जो है लॉग प्रॉमिस्ड, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या करती हूँ, कमेंट आउट कर देती हूँ। सही है, क्योंकि अब हम किस पे काम करने लगे, अब हम डॉट कैच पे काम करेंगे। यानी जब हमारा डेटा रिजेक्ट होगा तो कैसे हमारे पास ये रिजल्ट देगा, हमने वो चेक करना है। सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर हमने लगाया डॉट। अब ये देखिए हमें ये दोनों दे रहा है, मैंने यहाँ से कैच को ले लिया, ठीक है। कैच लेने के बाद ये भी क्या करेगा, कॉल बैक फंक्शन लेगा, उसके अंदर एक पैरामीटर लेगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन बना देते हैं। सही है। और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसको भी कंसोल करा देते हैं, ठीक है। मैंने करा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई मैं कह देती हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। मैंने ये लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। सही है। अगर मैं चाहूँ तो ये वाला जो मेरा पैरामीटर है ना, सेम इसकी तरह जैसे यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, ये वाला पैरामीटर मैं इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिख सकती हूँ, तब भी हमारा सही काम करेगा। लेकिन फिर क्या होगा, जो एरर देगा ना, उसके बाद एरर के बाद बहुत सारी चीज़ें आपके पास लिखी हुई आ रही होंगी। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए हम चाहते हैं कि इतना सारा एरर वाला कोड ना लिखा हुआ है जो हमें पढ़ने में समझ भी नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि जैसे ही एरर आए ना तो सिंपल वो हमें बस एक मैसेज दे दे कि समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा आ जाए, हमें पता चल जाए कि भाई यहाँ पर हमारा प्रॉमिस क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये मैसेज लिख दिया है। आप चाहें तो ये लिख के ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। सही है। तो ये हम यहाँ पर मैंने एक मैसेज दे दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। सही है। यहाँ तक कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आके मैं क्या करने वाली हूँ, अब हमने जो काम ऊपर पहले रिजॉल्व के लिए किया था वही काम हम सेम किसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे। मैं लिखती हूँ लॉग कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जैसे हमने पहले प्रॉमिस रिजॉल्व लिखा था ना, अब प्रॉमिस रिजेक्टेड कर देंगे कि हमारे पास मैसेज आ जाए प्रॉमिस रिजेक्टेड। अब ऊपर हमने क्या किया था, रिजॉल्व वाले पैरामीटर को कॉल किया था, अब हम रिजेक्ट वाले पैरामीटर को कॉल करेंगे। सेम वैसे ही काम होगा जैसे हमने ऊपर उसके लिए किया था। सही है। रिजेक्ट वाले पैरामीटर को कॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे तो आपको पता है कि हमारे पास डेटा था जिसको हम चाह रहे थे कि हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो, तो ये हमारे पास आउटपुट में आ जाए। लेकिन रिजेक्ट के बाद हम क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ लिख देंगे न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे एरर, ठीक है। ये देखिए एरर, ये हमने यूज़ करा। उसके बाद हम बता रहे हैं यहाँ पे एरर है। सही है। उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, हम लिख देते हैं डेटा फैच फील्ड, ठीक है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। सही है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको सिंपल मैं टर्मिनल पे आउटपुट इसका चला के देखते हैं क्या आता है।
अभी वही चीज़ की हमने, इसके लिए हमने क्या किया था, ये मैसेज लिखा था कि जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो सबसे पहले तो ये प्रॉमिस पेंडिंग वाला मैसेज दोनों सिचुएशन में आएगा हमारे पास, फिर वो 1 सेकंड का टाइम लेगा। यहाँ पर अगर आप 2 सेकंड का टाइम सेट करते हैं तो 2 सेकंड का टाइम लेगा, मैंने 1 सेकंड किया है, 1 सेकंड का टाइम लेगा। फिर क्या करेगा आपके पास, अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया होगा तो ये वाली चीज़ चला देगा, ठीक है, देन के साथ, डॉट देन के साथ। और अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ होगा, रिजेक्ट हो गया होगा, तो ये वाली चीज़ चला देगा किसके साथ, डॉट कैच के साथ। अब इसको टर्मिनल पे देखते हैं डॉट कैच हमारे पास कैसे काम करता है। ये तो हमारे पास किसने काम किया था, डॉट देन ने, जब हमारा प्रॉमिस क्या हो गया था, रिजॉल्व हो गया था। अब प्रॉमिस रिजेक्ट होने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। देखिए प्रॉमिस पेंडिंग, क्या लिखा आ रहा है, प्रॉमिस रिजेक्टेड, समथिंग वेंट रॉन्ग। सही है, क्या लिखा आ गया, प्रॉमिस पेंडिंग, सेम मैसेज है। यहाँ पे हमने दिया था प्रॉमिस रिजॉल्व, यहाँ पे हमने दिया था प्रॉमिस रिजेक्टेड, और यहाँ पर तो हमारे पास आउटपुट था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हमने क्या कहा कि भाई एरर ना देना पूरा, बस एक ये मैसेज दे देना ताकि हमें पता चल जाए हमारा जो वो है प्रॉमिस है वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अच्छा मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ आप लोगों को कि अगर मैं यहाँ पे इस पैरामीटर को ही कॉल करती हूँ ना तो फिर क्या होता है। सही है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, अब देखिएगा कैसे आउटपुट आएगा। अब ये कितना नीट लग रहा है ना, ये दो चीज़ें तो आपके पास आएंगी आएंगी, लेकिन यहाँ पे देखिएगा वो एरर दे देगा पूरा नीचे तक। अब ये बहुत नीट लग रहा है ना, अभी देखिएगा, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तक उसने सेम काम किया। ये देखिए प्रॉमिस पेंडिंग, प्रॉमिस रिजेक्टेड, एरर, डेटा फैच फेल्ड, ठीक है, और बाकी ये सारा हमारे पास नीचे ऐसे एरर आ गया। सही हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, इस पैरामीटर को ही कंसोल करवा दिया। और अगर हम डायरेक्ट ऐसे इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं कि इस तरीके से ना लिखा है, सिर्फ हम एक मैसेज दे दे शॉर्ट सा कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो है प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, एरर आ गया, तो फिर हम यहाँ पे कोई मैसेज लिख देंगे। सही हो गया, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स थी छोटी छोटी सी प्रॉमिस की। तो इसी तरीके से हमारी रिपोजिटरी में भी समझाया गया है, लेकिन वहाँ पे शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है आप लोग उस कोड के साथ, तो यहाँ मैंने कोशिश की है ईजी एग्जाम्पल के साथ समझाने की। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हमारे पास लास्ट चीज़ रह गई है असिंक और अवेट, ठीक है। तो असिंक अवेट क्या होता है हमारे पास, ये चीज़ हम कर भी चुके हैं, वो यहाँ पर मैं इसको मैं, ये तो हमने कर लिया ना, ठीक है, इसको हम कमेंट आउट करते हैं और इसको मैं यहाँ ले आती हूँ। सही है, अब हमारे पास लास्ट चीज़ जो रह गई है ना, वो रह गई है असिंक अवेट, ठीक है। अच्छा असिंक अवेट मैं जो है पहले भी करा चुकी हूँ, आप लोगों को पता होगा, बहुत छोटी सी चीज़ है, उसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत है नहीं। कि हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आसान अल्फाजों में समझा देती हूँ असिंक अवेट का आप लोगों को कैसे यूज़ होता है। कि आप जब भी आपने देखा आप कोई फंक्शन बनाते हैं, असिंक हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहा होता है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि फंक्शन के अंदर जब हम इंक्वायरर का यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आपने देखा जब हम प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं तो हम अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं। तो आप ये चेक करके देखिएगा, मैंने ये चीज़ करवाई भी थी आप लोगों को कि फंक्शन के अंदर विदाउट असिंक का यूज़ किए मैंने अंदर जो है अवेट का यूज़ किया, तो मेरे पास अवेट पे एरर आ रहा था। क्यों एरर आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था, उस पर मेंशन भी था, लिखा हुआ था कि असिंक का यूज़ करें, सिर्फ उसी पे काम करेगा। तो जैसे ही फंक्शन के साथ मैंने असिंक को ऐड किया तो मेरे पास से अवेट के पास से वो एरर चला गया। तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी, इसकी एग्जांपल्स मैं बहुत करा चुकी हूँ, आप लोगों को वीडियोस मौजूद हैं जो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ 2-3 बार समझाई है, तो आप लोग वहाँ से भी ये चीज़ देख सकते हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हम लोगों ने, उसमें सारी चीज़ें कवर हुई भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ को हमें इतना ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है, वीडियो भी मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गई है, तो इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सही है, सिंपल सी चीज़ है कि आप जो है अवेट का यूज़ फंक्शन में असिंक के साथ ही कर सकते हैं। अगर आप असिंक का यूज़ नहीं करेंगे तो आपके पास अवेट पे एरर आता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं इंशाल्लाह। बस अब हमारे पास स्टेप 10 रह गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।